नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पे हम फिर उपस्थित हैं। साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मन लगा करके अपने प्रैक्टिस सेट को हल करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, कि ताकि आपकी जो है तैयारी सही दिशा में जाए और आप अपनी परीक्षा में सफल हों। तो पहला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है। तो पहला है या फिर दूसरा है या फिर तीसरा है या फिर चौथा है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये दूसरे सप्तक में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न कि प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता के से संबंधित पात्र है। तो यहाँ पे प्रलय की छाया, असाध्य वीणा या फिर ब्रह्म राक्षस या कामायनी। तो असाध्य वीणा ये अज्ञे जी की एक महत्वपूर्ण कविता है, उसका पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा दर्शन से मुक्ति है, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा है, व्यंजना पर बल है या फिर काव्य की गतिशीलता है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है। आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है, दर्शन से मुक्ति। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मधुबाला है कि गीत फरोश है, अंधेरे में है या फिर कनुप्रिया है। तो आंसर क्या सही हो जाता है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है सी, अंधेरे में। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति से संबंधित माना गया है। तो ये किससे माना जाता है। रत्नरथी से है, उर्वशी से है, कुरुक्षेत्र से है या फिर हुंकार से है। तो आंसर सही हो जाता है इसका सी, कुरुक्षेत्र से ये माना जाता है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ये प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं, अकविता के हैं, समकालीन कविता के हैं। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है क्या, ये प्रगतिवाद के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि युगधारा के रचयिता कौन है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की दृष्टि से देखा जाता है। तो युगधारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये नागार्जुन जी की ये कविता यहाँ पे है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी के अंतर्गत कविता यह आती है। तो ये मुक्तक है या लंबी है या फिर अकविता है या फिर हाइकू है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है कि राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के अंतर्गत आती है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो विदग्धता का या व्यंजना का, चारुता का या चमत्कारता। तो प्रसाद जी के काव्य में क्या देखने को मिलता है। तो अभिव्यंजना यहाँ पे देखने को मिलता है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता मानी जाती है। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि ये किसके छायावाद के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि रोमांटिसिज्म किसे कहा जाता है। तो प्रयोगवाद को, प्रगतिवाद को, छायावाद को या फिर प्रतीकवाद को। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है कि ये छायावाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में जलप्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए है या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर। तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे डी वाला सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण वर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्वाइंस है या फिर रश्मिरेखा है, उर्मिला है या फिर क्वायसी यहाँ पे है या फिर कुमकुम है। तो क्या हो जाएगा सही। तो कुमकुम यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी एक रचना है साकेत, उसमें उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने इतिहास की उपेक्षित नारी, यदि उर्मिला को देखा जाता है तो वो इतिहास की उपेक्षित नारी के रूप में वहाँ पे वह पात्र मानी जाती है। जो उर्मिला जो है वो लक्ष्मण की पत्नी है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में उनको एक प्रतिष्ठित नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया है और इसी के कारण ये देखा जाता है। तो वो मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना काफ़ी जो है फेमस हुई, साकेत रचना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हिंडोला नहीं है, कि गंगा अवतरण नहीं है, भ्रमरदूत नहीं है, उद्धव शतक नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो
भ्रमरदूत है ये यहाँ पे नहीं है, और बाकी तीनों रचना यहाँ पे उन्हीं की है। भारतेंदु ने किस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्करण किया है, उस प्रकार काव्य की भाषा का इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ए सही है, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी? तो नहीं जमी थी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो यहाँ पे बी सही हो जाता है कि भारतेंद्र युग के जो थे वो यहाँ पे उनकी दृष्टि अच्छे से व्याकरण में नहीं जमी थी। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे अनुक्रम पूछा जा रहा है कि कौन से कवियों का अनुक्रम यहाँ पे सही से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बिहारी, मतीराम, पद्माकर, घनानंद, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, मतीराम, बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर, या फिर घनानंद, मतीराम, या बिहारी, पद्माकर। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि सी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, उसके बाद पद्माकर। ये यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि रेणुका है, कि चिदम्बरा है, कि दीपशिखा है, या फिर छत्रसाल है। तो यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं आधुनिक काल की हैं, जबकि छत्रसाल दशक ये रीतकाल की कविता, भूषण की कविता यहाँ पे मानी जाती है। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो रीत मुक्त पूछा जा रहा है कि तो बोधा है, आलम है, ठाकुर है, या फिर सेनापति हैं। तो यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे सही हो जाता है डी, सेनापति जो हैं वो मुक्त नहीं है, जबकि और इतने जितने कवि हैं आलम, बोधा, ठाकुर, ये मुक्तक के कवि माने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वरवय नायिका भेद किसकी रचना है? तो यहाँ पे किसकी रचना हो जाएगी? कृपाराम की, रहीम की, तुलसी की, या फिर केशव की। तो यहाँ पे भी सही हो जाता है बी की वरवय जो नायिका भेद है वो रहीम जी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न यह है यहाँ पे है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इसमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो भूषण है, सूदन है, लाल कवि, या फिर रहीम है। तो यहाँ पे भूषण को उन्होंने अपना प्रतिनिधि कवि के रूप में उनको चुना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो जसवंत सिंह है, केशव है, भूषण है, या फिर पद्माकर हैं। तो शिवा बावनी का भूषण यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि वल्लभाचार्य, हितहरवंश, गोकुलनाथ, या फिर विट्ठलनाथ। तो पुष्टि मार्ग का जहाज उन्होंने जो कहा है वो विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कुछ लेना हो सो लियो। साहित्य लहरी विषय वस्तु क्या है? तो यहाँ पे नायिका भेद है, कि अवतार लीला है, निर्गुण का खंडन है, या फिर नीति है। तो यहाँ पे भी क्या सही हो जाता है? यहाँ नायिका भेद यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवन मुख चाहि को नीको, जीवन मुह चाहि को नीको, दरस परस दिन रात करत हैं कान पियारे पीको। उपर्युक्त पंक्ति में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पे मानी है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये निर्गुण भक्ति है, कि सगुण है, या फिर असूया है, या फिर दैहिक है। तो क्या सही यहाँ पे होता है? यहाँ पे हो जाएगा सी कि ये असूया भाव यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जगु जगु संतु कहत, ये जे अंतु लहा है, ताको सह सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करत हाहा है, ज्ञान पनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान की जीवन जान न जानो, तो जान कहावत जानो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि तुलसीदास यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, कि उन्हें स्वयं महागंवार हैं, कि संसार को झूठा कहने वाला महागंवार है, कि जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या सही हो जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी, ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उन्होंने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है, और दूसरा है कि वह स्वयं महागंवार हैं।
वो स्वयं को महागंवार समझते हैं। यहाँ पे बी आंसर जो है वो सही हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसी, उस्मान या फिर केशव। तो यहाँ पे तुलसीदास जो हैं लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आरत कीजिए हनुमान लला की ये रचयिता कौन है? तो ये नाभा दास हैं, तुलसीदास हैं, रामानंद हैं या फिर रामानुज हैं। तो यहाँ पे जो ये पंक्ति यहाँ पे दी हुई है वो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, कि रामानंद इसके रचयिता यहाँ पे माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे 3 हैं कि 2 हैं कि 5 हैं कि 4 हैं। तो यहाँ पे कितना बताया गया है? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रामचरितमानस में जो वक्ता और श्रोता के जो युग्म होते हैं वो यहाँ पे कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 4 यहाँ पे माने जाते हैं। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक माना जाता है? तो मन है, बुद्धि है, अहंकार है या फिर हृदय है। तो जो पद्मावत में रत्नसेन जो है वो मन का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? तो मन का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यहाँ पे वरवय रामायण है, वैराग संदीपनी है, दोहावली है या फिर चित्रावली है। तो चित्रावली यहाँ पे उस्मान की रचना है और जितनी भी रचनाएं हैं ये सब तुलसीदास की यहाँ पे दी हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगी कि कबीर की है, दयादास की है, सूर की है या फिर मलूकदास की है। तो यहाँ पे भी प्रश्न सही हो जाता है ए, कि ये कबीरदास की रचना मानी जाती है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी, यह किसकी पंक्ति है? तो ये दादू की है, रैदास की है। ये दादू की पंक्तियां हैं, रैदास की हैं या फिर कबीरदास की हैं या फिर नानक की हैं। तो क्या यहाँ पे बन जाता है प्रश्न सही? यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो पंक्तियां दी हुई हैं वो रैदास जी की ये पंक्तियां हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये है रामचंद्र शुक्ल का है, रामकुमार वर्मा का है, परशुराम चतुर्वेदी का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यहाँ पे ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है यहाँ पे कि कौन सा सिद्धांत किसका है। तो यहाँ पे हो जाता है कि जैसे यहाँ पे जो कवि दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा सिद्धांत किसका है, तो यहाँ पे हो जाता है कि आंसर सही यदि देखा जाता है तो यहाँ पे हो जाता है वी। और इसमें यदि मिलान किया जाता है तो यहाँ पे जो पहला है दैत्यवाद, तो दैत्यवाद के जो वो हैं तो वो हो जाते हैं माधवाचार्य और उनका संप्रदाय जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के हैं। ऐसे ही दैत्यवाद के हैं तो यहाँ पे ये जो हैं वो निम्बार्काचार्य हैं और इनका सनकादि संप्रदाय यहाँ पे माना जाता है। अगला यहाँ पे है शुद्धादैत्य का देखा जाता है तो ये वल्लभाचार्य या फिर विष्णु स्वामी इन्हें कहा जाता है, ये इनका रुद्र संप्रदाय माना जाता है। और वहीं पे देखा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये श्री संप्रदाय है और इसके रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हम लेते हैं कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण से प्रतिक्रिया से यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो जो हिंदी का जो भक्ति काल शुरू होता है वो बाहरी आक्रमण से यहाँ पे शुरू होता माना जाता है। तो किसने यह कहा है? तो यह हो जाएगा कि ग्रियर्सन ने कहा है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर शुक्ल ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे हो जाता है कि जो सही माना है वो यहाँ पे हो जाएगा कि शुक्ल जी ने ये माना है कि जब विदेशियों का आक्रमण यहाँ पे हो जाता है और चारों तरफ से भारतीय जनता जब उसमें घिर जाती है चारों तरफ, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल एक भगवान के शरण में जाने के अलावा और उसको कुछ नहीं सूझता है, तो वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? ये बेहद महत्वपूर्ण है यदि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न।
तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये नगेंद्र हैं, नंदुलाल वाजपेयी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर बच्चन सिंह हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होता है, सही हो जाएगा कि ये भी शुक्ल जी का ही कथन यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या फिर तुलसी। तो मीराबाई यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो ये विद्यापति पर है या फिर मीराबाई पर है या फिर सूरदास पर है या फिर सीत स्वामी पर है। तो किस पर इनका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये विद्यापति पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में, ब्रज में, अवधी में या फिर डिंगल पिंगल में, किस में लिखा गया है? रासो जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो आंसर सही हो जाता है कि डिंगल पिंगल में। पंच पांडव चरित के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे शालिभद्र सूरी हैं, आसुगु हैं या फिर नरपतिनाल हैं या फिर दलपत विजय हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या सही हो जाता है? ये शालिभद्र सूरी की है। पंच पांडव चरित ये रचना है किसकी? शालिभद्र सूरी की है। अगला प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? तो वर्ण रत्नाकर है, कीर्तिलता है, चर्यापद है या फिर ज्ञानेश्वरी है। तो यहाँ पे भी प्रश्न सही हो जाता है ए कि वर्ण रत्नाकर जो है वो बेहद ही मैथिल भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ये कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो वर्ण रत्नाकर है। और इसके रचनाकार कौन है? तो ज्योतिषर ठाकुर इसके रचनाकार यहाँ पे माने जाते हैं। और जो मैथिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है। यदि पूछा जाता है कि इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे शब्दकोश का वर्णन किया गया है, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी की रचना के रूप में ये यहाँ पे जाना जाता है। यह अन्य यहाँ पे देखा जाता है तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये विद्यापति की है, कीर्तिलता और चर्यापद सरहपा की है, जबकि ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की रचना ये मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन से थे? तो यहाँ पे हेमचंद हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा, रामचंद शुक्ल हो जाएंगे या फिर सोम प्रभु सूरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है बी यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिलांकृत कृति है? तो शिला पर अंकित जो कृति है वो हो जाएगी पाहुड़ दोहा, राउरबेल, प्रकृत, पैंगलम या फिर वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पे शिलांकृत जो कृति है वो उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राउरबेल जो है शिलांकृत के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि भट्ट केदार हैं कि नरपतनाल है, नाल सिंह हैं या फिर मधुकर कवि हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे भी प्रश्न बनता है, यहाँ पे डी आंसर सही होता है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता जो हैं वो हो जाएंगे मधुकर सिंह। यहाँ पे इनको माना जाता है कवि मधुकर सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पे संदेह रासक के रचयिता कौन हैं? तो संदेह रासक के रचयिता यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संदेह रासक के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं कि अब्दुल रहमान हैं कि लक्ष्मीधर हैं या फिर हेमचंद हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका सही? इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है कि संदेह रासक के अब्दुल रहमान इसके रचनाकार माने जाते हैं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेलियाँ क्या अभिप्राय है कि यहाँ पे सन्यासी हो जाएगा कि कुआं हो जाएगा या खंडहर हो जाएगा या प्रेमी का हृदय हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी। क्या सही होता है? बी, कुआं यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, विद्यापति हो जाएंगे, हेमचंद हो जाएंगे या फिर गदाधर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर डी यहाँ पे सही हो जाता है, गदाधर भट्ट यहाँ पे हो जाएगा सही। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा खुमान रासो, विसल देव रासो, पलमाल रासो या फिर हमीर रासो। तो यहाँ पे
आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ पे खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल। तो यहाँ पे परमाल रासो आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये डिंगल है कि पिंगल है कि अपभ्रंश है कि अवधि है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है ए, ये डिंगल है। अगला प्रश्न है नागरी पचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रकाशित प्रमाणिक मानने वाले विद्वान में से कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर कर्नल टाड हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं, या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर सही हो जाता है इसका बी, कि कर्नल टाड हैं इसके। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्षधर किसने लिखा है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आधुनिक काल किस अन्य नाम से अभिहित किया? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, या फिर उक्त से भी किसी में से नहीं। मतलब उक्त जो दिया हुआ है तीनों, उसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भी क्या सही होता है? सही हो जाएगा बी, कि ये गद्य काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि निर्मला जैन है, नंदुलारे वाजपेयी हैं, या फिर नारमौर सिंह हैं, या फिर बच्चन सिंह है। तो इसका भी यहाँ पे सही हो जाता है बी, कि नंदुलारे वाजपेयी हैं। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य लेखन का आधार या श्रोता नहीं हो सकता है? त्रिभेद युगों की आरंभिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री कौन सी है? या फिर रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकार की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य राम कुमार वर्मा हैं, या फिर डॉक्टर भागीरथ हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? आंसर सही हो जाता है सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने कुल 60 प्रश्नों का इसमें समावेश किया है। यदि आप लोग अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी दिशा में जाएगी। साथियों, यहाँ पे उस प्रकार के प्रश्नों का हमने चुनाव किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से 2-3 प्रश्न जो है वो यहाँ से फंस सकते हैं। मैं उन्हीं पुस्तकों से या प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी सहायता कर सकें और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें और सही दिशा में ले जाएं। धन्यवाद।